Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter 2 Forest and Wildlife Resources. चैप्टर 2 का पार्ट 1 हम कर चुके हैं बेटा। पार्ट 1 में हमने किया था व्हाट इज़ फ्लोरा, फना और उसके साथ साथ हमने डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज भी देखी थी। इंडिया में कितने टाइप के स्पीसीज पाई जाती हैं, उसके साथ साथ हमने कौन कौन सी रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंडेंजर्ड, नॉर्मल स्पीसीज, इन सबको भी देखा था बेटा। आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द रीजन्स वाहे जो हमारा फ्लोरा एंड फना किंगडम है वो क्या है, वो डिप्लेट क्यों हो रहा है, क्यों वो क्या है इतना पोल्यूटेड हो रहा है, ख़राब हो रहा है, क्या रीज़न है, तो उन्हीं को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर, वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, क्या कोज हैं जिसके कारण है हमारा फ्लोरा और फना है ये क्या हो रहे हैं, डिप्लेशन हो रहा है इनका। तो इसका क्या रीज़न है। सबसे फर्स्ट तो क्या कर लिया है हमने, अगर हम इन फैक्टर्स में देखते हैं ना बेटा, तो सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या आता है हमारा, सबसे फर्स्ट फैक्टर है हमारा कि हमने देखो ये क्या है, ये फर्स्ट फैक्टर है, ये क्या है, हमने वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू ए रिसोर्स ऑब्टेनिंग। हमने जो नेचर है ना उसको क्या कर लिया है, सिर्फ रिसोर्स ऑब्टेन करने के लिए ट्रांसफॉर्म कर लिया है, चाहे हम डायरेक्टली ले चाहे इनडायरेक्टली ले, लेकिन हमारा एक ही पर्पज़ रह गया है जो हमारा नेचर है उससे, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, उससे फ़ायदा लेना है, फॉरेस्ट से हो या वाइल्ड लाइफ से। तो फर्स्ट रीजन तो यही हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उससे जो नेचर है उससे फ़ायदा लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन्स, डाई, फूड, फ्यूल, फोडर, मैन्योर, ये सब ये क्या करते हैं, हम ये नेचर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें ये क्या है ले रहे हैं। सो इट इज़ आवर सेल्व्स हु हैव डिप्लेटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसने किसने हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको इतना डिप्लेटेड कर दिया है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इतना कर दिया है, क्यों, कौन इसको क्या है डे बाय डे इतना तबाह करता जा रहा है। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो सबसे पहले जो था ना बेटा, सबसे पहले जो नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। तो ठीक है, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे था जो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने अपने रेलवेज को, एग्रीकल्चर को, कॉमर्स को, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक्टिविटीज़, इनके थ्रू क्या किया, इनके थ्रू इस जो हमारा नेचर है उसको पोल्यूट कर दिया। बहुत सारे फॉरेस्ट को, बड़े लेवल पर फॉरेस्ट को काटा गया। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कॉलोनियल पीरियड में, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ऐसा हुआ कि बेटा एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, क्यों, हमारा जो कंट्री था वो इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद हमें क्या करना था, पॉल्यूशन भी डे बाय डे ग्रो हो रही थी, तो अपनी जो कंट्री है उसकी एग्रीकल्चर नीड्स मीन्स फूड ग्रेन्स वगैरह की नीड को पूरा करने के लिए हमें एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करना पड़ा। और जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे वो क्या होने लग गए, उनका डिप्लेशन होने लग गया। बिटवीन 1950 एंड 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1951 से 1980 में फॉरेस्ट सर्वे हुआ ना बेटा इंडिया में, उसमें क्या था, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। मीन्स देखो कितना बड़ा एरिया एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया है। मीन्स पहले क्या था, ऐसे देखो, इसको ऐसे समझते हैं बेटा, ये पूरा एरिया है, ठीक है, तो इस एरिया में क्या था, पहले सिर्फ फॉरेस्ट हुआ करते थे, ठीक है, तो फिर बाद में क्या हुआ, जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी बढ़ने लगी, तो पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो क्या किया, इनके फॉरेस्ट को क्या करने लग गया, इसमें से कुछ एरिया क्या किया, फॉरेस्ट को क्लियर करके और वहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स अब ये एरिया जो इतना था, इतना बड़ा एरिया था, उसमें से क्या है, उसमें से कुछ पार्ट किसका आ गया, वहाँ एग्रीकल्चर होने लगी। मीन्स वहाँ फॉरेस्ट तो रहे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल बेल्ट्स, सबसेंटियल पार्ट ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। मीन्स जो ट्राइबल बेल्ट है ना बेटा, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो ट्राइबल पीपल्स हैं, उन्होंने भी ईस्टर्न, जो हमारी कंट्री की ईस्टर्न साइड है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उस साइड, और उसके साथ साथ सेंट्रल पार्ट जो कंट्री का बीच वाला पार्ट है, ठीक है, लाइक एमपी और उसके आसपास के स्टेट्स, ठीक है, उनमें भी क्या है, उनमें भी वी हैव डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड बाय द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो ये ट्राइबल ग्रुप्स थे ना बेटा, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी बहुत बड़े एरिया को क्या कर दिया,
डिग्रेड किया है, किसके थ्रू, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं या झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, और इसका एक और नेम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये 3 नेम है। ये एक ही टाइप की कल्टीवेशन होती है। पहले ये देखते हैं ये होती कौन सी है। तो अगर नॉर्मली देखें ना, तो इस टाइप की कल्टीवेशन में क्या होता है बेटा, जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनके पास अपने फील्ड वगैरह तो होते ही नहीं, तो उनके अपने फील्ड नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो जो ये फॉरेस्ट एरिया है ना बेटा, इसमें जाकर इसमें कोई भी लैंड लेते हैं, वहाँ से फॉरेस्ट को कट करते हैं। फॉरेस्ट कट करने के बाद वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर 2-3-4 ईयर के लिए करते हैं। जब वो वाली लैंड पार्ट क्या हो जाती है, वो फर्टाइल नहीं रहती है, तो दूसरा पार्ट क्लियर करते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी। अब यहाँ से फिर से क्या किया, ये भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं रही, क्योंकि पास उनके जो मेथड वगैरह होते हैं ना, वो प्रिमिटिव होते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं होते, ना वो फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करते हैं, ना इतना मेन्योर वगैरह डालते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा टाइम तक फर्टाइल नहीं रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एरिया को लेते हैं, वहाँ पर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स फॉरेस्ट क्लियर की उस लैंड से, उसको क्लियर किया, वहाँ एग्रीकल्चर की, जब फर्टाइल नहीं रही छोड़ा उसको, दूसरी जगह आ गए। तो इस तरह क्या है, इस तरह ये एग्रीकल्चर करते रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बेटा जो हमारे जो एनवायरनमेंट है या नेचर है, वो डिप्लेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो वो क्या है, उन फॉरेस्ट को जलाते हैं, ऊपर से वो क्या है, बड़े लेवल पर फॉरेस्ट को कट करते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, डिप्लेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम। क्या जो ये सब रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है, उसके लिए सिर्फ कॉलोनियल पॉलिसीज को ही ब्लेम किया जा सकता है या कुछ और भी रीजन है? तो कॉलोनियल पॉलिसीज में देखते हैं बेटा, जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी ना, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने क्या कुछ पॉलिसीज लाई थी कि जिसमें क्या था, प्रमोशन ऑफ फ्यू फेवर्ड स्पीसीज। उन्होंने क्या किया था कि कुछ ही स्पीसीज, कुछ ही टाइप के प्लांट क्या करते थे, वो ग्रो करवाते थे, ठीक है। और वही करवाते थे जिनको क्या होता था, जिनसे उनको फ़ायदा होता था। एनरिचमेंट प्लांटेशन, जिसको क्या बोला जाता है, एनरिचमेंट प्लांटेशन। एनरिचमेंट प्लांटेशन क्या होता है बेटा, इसमें एक ही टाइप की स्पीसीज प्लांट की जाती है। मीन्स बाकी जो सारी स्पीसीज हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उनको नेगलेक्ट किया जाता है, उनको नहीं उगाया जाता। सिर्फ एक ही टाइप की जो जितनी भी स्पीसीज हैं उनको उगाया जाता है, एक ही टाइप के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। जैसे कि ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, तो इनको ही क्या दिया, इनको ही बढ़ाया। बाकी जो और प्लांटेशन क्रॉप थी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रीजन क्या था, उनका काम था बेनिफिट लेना। तो बेनिफिट उनको किससे मिलता था, टी और कॉफ़ी से मिलता था। तो वही इन्होंने क्या किया, वही इन्होंने किया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आता है, देखो उन्होंने कौन कौन सी स्पीसीज थी जिनको क्या दिया था, इंपॉर्टेंस दिया था। तो उसमें क्या आता है बेटा, सबसे देखो इसमें कौन कौन सी हैं, टीक मोनोकल्चर, चीर पाइन, उसके साथ साथ हिमालयन ओक। तो ये सब वो स्पीसीज थी जिनको क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे या कॉलोनियल पीपल थे, उन्होंने क्या किया, उनको इनरिच किया, बाकी को नेगलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि इनसे क्या है, इनसे इनको फ़ायदा मिलता था, ये बेस्ट क्वालिटी की वुड वगैरह मिलती थी। अब देखते हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो हमारा जो एनवायरनमेंट डिप्लेशन हो रहा है ना बेटा, उसके लिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम नॉर्मली बात करें 51 से और 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वाज क्लियर रिवर वैली प्रोजेक्ट। देखो रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, ठीक है। उसके साथ साथ जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, उसके लिए 40,000 हेक्टेयर जो लैंड थी उसको फॉरेस्ट को काटा गया। और उसके साथ साथ कुछ और रीजन भी है, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटीज़। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं बेटा, माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, तो ये भी क्या है, ये एक बड़ा रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है किसके पीछे, डिफॉरेस्टेशन के नीचे। क्यों? क्योंकि बेटा जिस भी एरिया में, इसको ऐसे देखते हैं, देखो ये एरिया है, यहाँ पर माइनिंग की जानी है और यहाँ पर पूरे पर क्या है, फॉरेस्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब फॉरेस्ट लगे हुए हैं तो इस एरिया में माइनिंग की जानी है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, इन फॉरेस्ट को पहले हटाएंगे, ठीक है। ये फॉरेस्ट हटाएंगे तभी वहाँ क्या है, माइनिंग की जाएगी। तो इसी तरह क्या है, इसी तरह ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद बोक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय द आउटगोइंग
डोलोमाइट माइनिंग। मीन्स जो ये वाला जो कह रहे हैं ना बेटा बॉक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी क्या है वेस्ट बंगाल में है। और ये बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ है किसके तरह, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम थे जिसमें क्या था, जो डोलोमाइट की माइनिंग की जानी थी। जो वेस्ट बंगाल है ना बेटा, वेस्ट बंगाल में डोलोमाइट की माइनिंग की जानी थी। तो इस डोलोमाइट की माइनिंग की जानी थी ना, तो इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर क्या था पहले, यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व था। मीन्स टाइगर के लिए रिजर्व बनाया गया था। तो उस टाइगर के रिजर्व में क्या किया गया, जैसे ये टाइगर का रिजर्व है तो और माइनिंग की जानी थी इस एरिया में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस एरिया में माइनिंग की जानी है, तो जो एनिमल्स थे, जो टाइगर रिजर्व के एनिमल्स थे, ये तो क्या हो गए, इनका तो जो मेन इधर से इधर जाना था या इधर से इधर आना था, ये सब क्या हो गया, बंद हो गया। ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है हमारा, मैनी ऑफ फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट हेल्ड द व्यू ऑफ ग्रेट डिग्रेडिंग फैक्टर्स बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट। मीन्स उन्होंने और भी दूसरे बहुत सारे फैक्टर बताए हैं जिसके कारण क्या है, रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है। जैसे कि ओवर ग्रेजिंग या एनिमल्स को ग्रेज करने से, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है, देखो ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। जब एनिमल्स को ग्रेज करते हैं ना बेटा, तो एनिमल्स के ग्रेज करने से भी कहीं ना कहीं क्या है, रिसोर्स का डिप्लेशन होता है। और उसके साथ साथ क्या है, फ्यूल वुड कलेक्शन। जो ट्राइबल ग्रुप की औरतें होती हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया बेटा, तो इनके पास ना तो अपनी लैंड होती है कि ये एग्रीकल्चर ही कर लें, और ये ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। मीन्स ये जो हमारी जो डेवलपमेंट है ना, उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो इनको क्या होता है, इनकी लाइवलीहुड ही कैसे चलती है, एनिमल्स को ग्रेज करना, फ्यूल वुड कलेक्ट करना। फ्यूल वुड मीन्स जो लकड़ी वगैरह है चूल्हे में जलाते हैं, उनको कलेक्शन करना, वो सब इनका क्या है, मेन काम होता है। तो जब ये करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये किससे लकड़ी कहाँ से लेंगे, फॉरेस्ट से लेंगे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ये बोला गया है कि ऑफकोर्स ये कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं। बट अगर नॉर्मली देखा जाए ना, तो ये जो ट्राइबल पीपल्स हैं, ये जो भी फूल वुड कलेक्ट करते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा एंटायर ट्री को नहीं कट करते। ये क्या करते हैं, ट्री से लकड़ियाँ तोड़ते हैं, सूखी लकड़ियाँ या छोटी छोटी लकड़ियाँ तोड़ते हैं, ये पूरे ट्री को नहीं काटते। तो इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। जो हमारे जितने भी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, हमें सब पता है, जो मिनरल्स वगैरह हैं वो हमारी जो इंडस्ट्रीज वगैरह की डिमांड को पूरा करते हैं। उसके साथ साथ जो रिसोर्स प्रोडक्ट हैं वो भी क्या करते हैं, अर्बन इकोनॉमीज में काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें उनसे। अब देखते हैं हिमालयन यू इन ट्रबल। हिमालयन यू ये क्या है, तो हिमालयन यू है ना बेटा, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। देखो ये देखिए मेडिसिनल प्लांट है, जो क्या है, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के मीन्स हिली एरियाज में पाया जाता है। और उसके साथ साथ ना इससे एक केमिकल निकलता है जिसको टैक्सोल बोलते हैं, ठीक है। एक टैक्सोल नाम का केमिकल निकलता है, और उस टैक्सोल नाम के केमिकल फुल निकलता है ना बेटा, ये उसकी जो ट्री है हिमालयन यू, इसकी क्या है, इसकी बाग से, नीडल से और रूट से निकलता है। और ये मेनली जो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये है ना कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काम में लाया जाता है। और जो क्या है, द ड्रग नाउ इज बिगेस्ट सेलिंग। और जो ये ड्रग है ना, ये एक टाइप का ड्रग होता है, और ये आज के टाइम पे है ना, जो कैंसर के इलाज के लिए बहुत काम आ रहा है, ठीक है। मीन्स बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसी के कारण इसकी जो स्पीसीज है उनका और एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है। मीन्स ये क्या है, इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा जितना यहाँ इसको काटा जा रहा है। तो इसी के कारण क्या है, थोड़े दिन में ये वाला जो ट्री है ना हिमालयन यू, ये ट्रबल में है। मीन्स ये क्या है, धीरे धीरे एंडेंजर्ड और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट की फॉर्म में ना आ जाए। मीन्स क्या है, ये एंडेंजर्ड वो होते हैं जो क्या है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाले, और एक्सटिंक्ट जो क्या है बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो उनकी फॉर्म में ना आ जाए। तो इसीलिए क्या है, ये ट्रबल में है। तो इसके लिए बताया गया है। ये मेनली क्या है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। जो भी हैबिटेट है या इंडियन बायोडाइवर्सिटी है, वो डिक्लाइन कैसे हो रही है। तो मीन्स जो रीजन्स हैं या फैक्टर बोल सकते हैं जो हमारी इंडियन बायोडाइवर्सिटी है उसके डिस्ट्रक्शन के लिए, तो कौन सा है, एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उसके साथ साथ हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लोटेशन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ठीक है, पॉइजनिंग, ये क्या है, फॉरेस्ट फायर, ये क्या है, वो फैक्टर हैं जिसके कारण हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है इंडिया की, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और उसके साथ जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन है ना, उसके और भी रीजन्स हैं, जैसे कि अनइक्वल एक्सेस, जो रिसोर्सेज हैं उन तक सबकी पहुंच नहीं है। इन इक्विटेबल कंजप्शन, मीन जो कंजप्शन हो रहा है वो क्या है, वो इन इक्विटेबल मीन्स इक्वल नहीं है, उसके साथ साथ वो क्या है, अनइक्वल है। कुछ लोग इनका ओवर यूज कर रहे हैं, कुछ लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है। और उसके साथ साथ डिफरेंट
सोशल शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ ही लोगों के हाथ में, मीन्स क्या है, जो एनवायरनमेंट को बचाने का जो जिम्मा है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है। और उसके साथ साथ जो हमारी ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसमें जो ओवर पॉपुलेशन है, तो इसमें जो ओवर पॉपुलेशन में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आते हैं बेटा, इसमें कौन कौन सा होता है, अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका प्लस एशिया। तो ये कुछ पार्ट, सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ एशिया, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं। तो ये क्या है, इनमें ओवर पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो वो भी क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक रीजन है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अमेरिकन कंजप्शन 40 टाइम मोर देन, इसको देखते हैं ये क्या है। तो देखो, अमेरिकन कंजप्शन 40 टाइम मीन्स अमेरिका में जो रिसोर्सेज का कंजप्शन किया जाता है ना, वो सोमालियन मीन्स ये जो अफ्रीका का एक कंट्री है सोमालिया, तो उसकी कंपैरिजन में अमेरिका का जो लोग हैं वो क्या है 40 टाइम ज़्यादा रिसोर्सेज का कंजप्शन करते हैं। फिर भी क्या ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो इकोलॉजिकल डैमेज है वो क्या है, वो जो एशिया और अफ्रीका इनमें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसका क्या रीज़न है, मेरे जो कंजप्शन है वो क्या 25% है। तो अगर हम नॉर्मली देखें ना बेटा, तो जो ये कंजप्शन है ना, कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, तो कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज है ना ओनली 5%, रिच 5%, मीन्स जो जितने भी इंडिया में रिच पीपल है ना बेटा, रिच पीपल 5% जो इंडियन सोसाइटी में है, और 25% कॉमन पीपल या पुअर पीपल बोल सकते हैं। मीन्स इतना ही तो ये रिच 5% पीपल और इतना ही पुअर 25% पीपल जो रिसोर्सेज है उनका कंजप्शन करते हैं। फिर बात आ रही है कि फिर इनकी क्वेश्चन है कि इन रिसोर्सेज को कौन कंजप्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, और कैसे मीन्स कितना कर रहा है, ये सब क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल इशू। अगर नॉर्मली हम देखें ना तो ये सिर्फ क्या है, बायोलॉजिकल इशू नहीं है, ये द बायोलॉजिकल लॉस ऑफ स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। इसके साथ साथ क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी लॉस हो रही है, ठीक है, जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है वो भी लॉस हो रही है। और उसके साथ साथ जो मैनी इंडिजीनियस एंड अदर फॉरेस्ट डिप्लेशन कम्युनिटी, इंडिजीनियस जिनको हम ट्राइबल ग्रुप बोलते हैं बेटा, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं, वो डायरेक्टली इन चीज़ से क्या हो रही हैं, इफ़ेक्ट हो रही हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो अपनी किसके लिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए, मेडिसिन के लिए, वाटर के लिए, कल्चर के लिए, हर चीज़ के लिए क्या है, वो इनके फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो उनके जो हमारे इंडिजीनियस पीपल है ना, उनकी वुमेन्स तो और भी बुरी तरह से अफेक्ट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं उसको देखते हैं। अगर हम बहुत सी सोसाइटी में देखें ना बेटा, तो जो वुमेन्स होती हैं ना, वुमेन्स के ऊपर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस किस की, फ्यूल कलेक्ट करने की, वाटर लाने की, ठीक है। तो अगर ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, वुमेन्स की मानी जाती है। और उसके साथ साथ अगर इसी तरह रिसोर्स के हैं डिप्लेटिंग होते रहे तो उसके कारण क्या हो, वुमेन्स की प्रॉब्लम बढ़ेंगी, और उनको क्या है, कई बार तो 10 किलोमीटर लंबा चलकर उनको क्या है, इन रिसोर्स को कलेक्ट करना होता है, जैसे पानी लाना होता है, बहुत लंबा चलना पड़ता है, ठीक है। तो इस कारण क्या है, जो वुमेन्स हैं उनकी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है। और उसके साथ साथ वो क्या है, अगर वर्क में ज़्यादा बिजी रहेंगे तो वो क्या है, घर से और बच्चों से भी क्या है, नेगलेक्ट की जाती है। मीन्स वो क्या है, हर वक्त काम में लगी रहेंगी, फैमिली में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, नेगलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सोशल इम्प्लीकेशन भी देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे, जैसे कि ड्राफ्ट है, डिफॉरेस्टेशन है, फॉल्ट्स हैं, ये भी क्या है, जो हमारा एनवायरनमेंट डिप्लेशन हो रहा है उसके कारण क्या है, ड्राफ्ट आते हैं, डिफॉरेस्टेशन, फॉल्ट्स, इनके कारण भी हमें ये सब देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ हमें क्या है, और पॉवर्टी, जो पुअर पीपल है ना बेटा, उनके केस में भी हमें डायरेक्टली आउटकम जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो पुअर पीपल हैं वो भी क्या है, वो मोस्टली अपने जो फूड वगैरह है, फ्यूल वुड है, उनके लिए किसके ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो जिस वजह से हमें ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है बेटा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।